नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैल्यूएशन। दोस्तों, वैल्यूएशन के आज के इस एपिसोड में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आप सबने बहुत अलग-अलग लिंक से, बहुत अलग-अलग सोर्सेस से ये बात सुनी होगी कि मिनिमम पेंशन जो है ईपीएस की, वो बढ़कर होने वाली है 7500 प्लस डीए। अब दोस्तों, ये जो मिनिमम पेंशन की बात है ना, ये तकरीबन 7 से 8 साल से चल रही है। एक नेशनल एजुटेशन कमिटी है जिसको राउत जी हेड करता है और इनकी ये खासा डिमांड रही है कि भाई मिनिमम पेंशन जो ईपीएस में मिलती है, जो आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए मिलती है, उसको बढ़कर 7500 कर दिया जाए, उसको डीए लिंक कर दिया जाए और उसके साथ साथ सारे सीनियर सिटीजन को मेडिकल बेनिफिट भी दिए जाए। अब दोस्तों, करंटली मैं देख रहा हूं इंटरनेट पे बहुत सारे फोरम्स पे अलग अलग आर्टिकल आ रहे हैं कि भाई ईपीएस ने डिसाइड कर लिया है, ईपीएफओ ने डिसाइड कर लिया है कि आने वाले समय में जो पेंशन होगी, मिनिमम पेंशन होगी, वो होगी 7500 प्लस डी। और दोस्तों, रिसेंटली अशोक राउत जी का एक वीडियो भी आया था जिसमें ये उम्मीद जगाई गई थी कि भाई 7500 जो है वो पेंशन हो सकती है और वो डीए लिंक भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये सारी जो इंफॉर्मेशन मार्केट में फैल रही है, इसमें कितनी सत्यता है, उसको परखने के लिए दोस्तों आज का ये वीडियो हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में इस सवाल के ऊपर कि क्या मिनिमम पेंशन 7500 प्लस डीए होने वाली कि नहीं होने वाली है, इसके ऊपर मैं आपको पुख्ता तरीके से क्लैरिटी दे सकूं। तो अंत तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आज तक अगर आपने वैल्यू एडिशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे रिलेटेड कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आपको देता हूं जो आपको फाइनेंशियल डिसीजन बनाने में मददगार साबित हो सकती है। ईपीएस से लेकर फाइनेंशियल डिसीजन से लेकर फाइनेंशियल प्लानिंग तक दोस्तों, वैल्यू एडिशन में मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लाता हूं जो रिटायरमेंट के पास आने वाले लोगों को या सीनियर सिटीजन्स को बहुत मददगार साबित हो सकती है। तो दोस्तों, ऐसे सारे अपडेट पाने के लिए आपको जल्दी ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में जल्दी से आ जाए। तो दोस्तों, आज तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब दोस्तों, आइए बढ़ते हैं हमारे मेन मुद्दे के ऊपर कि क्या मिनिमम पेंशन ईपीएस के अंडर 7500 प्लस डीए होने वाली है। अब दोस्तों, इसके ऊपर मैं पहले भी एक बार वीडियो बना चुका हूं और मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूं कि भाई ईपीएस की मिनिमम पेंशन नहीं बढ़ रही है। एज ऑफ नाउ दोस्तों, इस पर कोई भी प्रोग्रेस नहीं है, और क्यों नहीं है उसका पुख्ता सबूत भी मैं आपको देता हूं। दोस्तों, जून 2025 के महीने में एक आरटीआई ईपीएफओ में लॉन्च किया गया था, यही पूछते हुए कि भाई क्या पेंशन, जो मिनिमम पेंशन है वो 7500 प्लस डीए होने वाली है। और दोस्तों, ये जो आरटीआई आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये दोस्तों उसका रिप्लाई आया हुआ है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहे तो इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका मोटा मोटा जो ये है कंटेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। अब दोस्तों, ईपीएफओ ने आरटीआई में बहुत क्लियरली बताया कि ऐसा कोई भी प्रपोजल अभी ईपीएफओ में नहीं चल रहा है जहां पर ईपीएस की पेंशन को 1000 रुपए से किसी भी अमाउंट में बढ़ाने की बात चल रही है। और दोस्तों, फैक्ट यह है कि फरवरी 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने एक एप्लीकेशन फाइनेंस मिनिस्ट्री को दी थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि हम पेंशन, मिनिमम पेंशन जो है वो 1000 रुपए से बढ़कर 2000 रुपए करना चाहते हैं और इसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री उनको परमिशन दे। लेकिन दोस्तों, निर्मला सीतारमण जी की जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने यहां पर इस चीज को मना कर दिया था, इसका प्रपोजल पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था, ये कहकर कि इसके लिए कोई भी बजटरी सपोर्ट नहीं। अब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, ईपीएस में जो आपको पेंशन मिलती है वो आपके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से मिलती है। आपने कितना कंट्रीब्यूट किया और आपने कितने साल तक ईपीएस का मेंबरशिप रखा है, उसके हिसाब से दोस्तों आपकी एक पेंशन बनती है। लेकिन किसी रीजन से अगर आपकी ये पेंशन 1000 रुपए से कम बनती है तो ईपीएस आपको कम से कम 1000 रुपए की मिनिमम पेंशन गारंटी करता है। और दोस्तों, ये जो 1000 रुपए की जो पेंशन गारंटी करता है, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रॉपरली एक लेजिस्लेशन पास करके, एक लॉ पास करके एक 1.16% का प्रोविजन बनाया था, और तभी दोस्तों मिनिमम पेंशन स्टार्ट हो पाई थी। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जो भी कंट्रीब्यूट करते हो उसके ऊपर केंद्र सरकार अलग से और 1.16% डालती है, और ये जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन केंद्र सरकार डालता है, इससे ये 1000 रुपीज का जो मिनिमम पेंशन है ये मैच करके मैक्सिमम लोगों को दिया जा सकता है। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना यह था कि अगर आपको 2000 रुपए चाहिए मिनिमम पेंशन, तो उसके लिए केंद्र सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ाने की जरूरत है, और एज ऑफ नाउ सरकार के पास में इसके लिए पैसा नहीं है, और इसीलिए ये जो 1000 रुपए से बढ़कर 2000 रुपए पे लाने की बात कर रही थी पेंशन की, ये पूरी तरह से वित्त मंत्रालय ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसको रिजेक्ट कर दिया था।
अब दोस्तों जब हम इस फैक्ट को देखते हैं कि हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री 1000 रुपए से 2000 रुपए करने के लिए बजट नहीं है बोल रही है, तो क्या सच में 7500 प्लस डीए यहां पर हो सकता है? मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि 7500 प्लस डीए यहां पर कभी मिनिमम पेंशन होगी भी, और उसके साथ आपको मेडिकल बेनिफिट्स भी देने की बात कर रही है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अब दोस्तों मैं यहां पर इस संभावना को खारिज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बहुत एक प्रैग्मेटिक आदमी हूं, बहुत एक प्रैक्टिकल आदमी हूं, और मैं जानता हूं कि भाई नेशनल एजुकेशन कमेटी सालों से इसके ऊपर काम कर रही है, सालों से अपनी डिमांड पे अड़ कर बैठी हुई है। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये जो 7500 प्लस डीए की डिमांड पे जो अड़ कर बैठे हैं, इसी वजह से शायद मिनिमम पेंशन कहीं पर भी बढ़ नहीं पा रही है। अब दोस्तों यहां पर मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं एनएससी के एक्शन को, मैं ये कह रहा हूं कि भाई मैं खुद भी एक सोल्जर हूं, मैं खुद भी एक ईपीएस का ये जो लड़ाई लड़ रही है इसका सोल्जर हूं, है ना, कि भाई मैं 2 साल से हायर पेंशन की इस टॉपिक को कवर कर रहा हूं, ईपीएस की पेंशन को कवर कर रहा हूं, और एक ये जो जंग हम लड़ रहे हैं कि भाई लोगों को मिनिमम पेंशन बढ़े, लोगों की हायर पेंशन शुरू हो, इसमें दोस्तों एक सैनिक मैं भी हूं। और जब मैं प्रैक्टिकली सिचुएशन को देखता हूं तो मुझे बात समझ में आती है कि भाई 7500 प्लस डीए का जो हमने डिमांड रखा हुआ है, ये बिल्कुल गलत डिमांड है। ये डिमांड रखने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि आप चाहते हैं माउंट एवरेस्ट पे जाना, लेकिन आप माउंट एवरेस्ट के बेस तक भी नहीं पहुंच पा रहे, और जब आप बेस तक नहीं पहुंचेंगे तो आप ऊपर तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमको हमारी डिमांड जो है वो प्रैक्टिकली अलाइन करनी होगी, वो डिमांड थोड़ी सी कम करनी होगी। और वो डिमांड कितनी करनी होगी? वो डिमांड दोस्तों हमको करनी होगी कम से कम 2500 रुपए हो जाए या 3000 रुपए हो जाए। अब दोस्तों आप बोल रहे होंगे कि भाई बात तो चल रही थी 1000 से 7500 करने की, और आप बात कर रहे हैं कि 1000 से 2500 या 3000 की जाए, और अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि वित्त मंत्रालय ने 2000 रुपए भी करने से मना कर दिया। तो बहुत सारे लोग मेरी ये बात सुनकर कह रहे होंगे, हर्षवर्धन जी आप या तो भ्रमित हो चुके हैं या आप अपनी कही हुई बात को काट रहे हैं। नहीं दोस्तों, मैं जो चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा कि भाई 2500 क्यों किया जा सकता है और 3000 रुपए भी क्यों किया जा सकता है। अब देखिए क्या है, जो ईपीएस पेंशन धारक है, इस बंदे ने इस देश की सेवा सालों तक की है। लोगों ने 20 साल से ऊपर की सर्विस दी है, कुछ कुछ लोगों ने 38, 40 साल की सर्विस इस देश को दी हुई है, और वो अपना एक बेसिक हक मांग रहे हैं कि भाई आपने जब 1000 रुपए की मिनिमम पेंशन डिसाइड की थी तो वो की थी साल 2000 के आसपास। अब दोस्तों इतना दिन हो गया है, महंगाई बढ़ चुकी है, और जिसको 1000 रुपए की पेंशन आती होगी उसका वो पैसा 2 दिन उसको नहीं पुरता होगा। तो इन्फ्लेशन को देखकर इसको एडजस्ट करने की जरूरत तो है, इसको बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन अगर मिनिस्ट्री इसको 7500 नहीं कर सकती तो 2500 से 3000 तो डेफिनेटली कर सकती है। और दोस्तों इसका बेसिस में क्या बता रहा हूं, आप देखिए जैसे इलेक्शन आ जाता है हर सरकार बोलती है हम लाडली बहन योजना देंगे, लाड़की बहन योजना देंगे, ये बहन योजना, वो बहन योजना बोल के 2500 रुपए लेडीज को फ्री में बांटे जा रहे हैं। अब दोस्तों ये जब 2500 रुपए सारी स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कुछ कुछ स्कीम्स में दोस्तों फ्री में बांटे जा रहे हैं, तो भाई जिस व्यक्ति ने जिंदगी भर अपनी मेहनत करके पसीना बहाकर देश की सेवा की है और ईपीएस के फंड में कंट्रीब्यूट भी किया है, उसको 2500 रुपए क्यों नहीं दिए जा सकते? सिर्फ इसलिए क्योंकि आज वो एक्टिव वोटर बेस में नहीं आता, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एजुकेशन सही तरह से नहीं कर सकता। भाई आपने फ्रीबीज के नाम पे 2500 रुपए उन औरतों को बांटे जो एक्चुअली इकोनॉमी में ढीले भर का कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही है। फ्रैंकली स्पीकिंग एक्टिव कंट्रीब्यूशन तो सबका होता है कि हर कोई जीएसटी तो भरता ही भरता है, लेकिन जो एक्टिव कंट्रीब्यूशन है, जो इकोनॉमी का प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन वो नहीं कर रही है, उनको सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते हुए आप 2500 रुपए दे रहे हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी भर सरकार की सेवा की, जिस व्यक्ति ने इस इकोनॉमी में प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन दिया, उसको दोस्तों आप 2500 रुपए देने से मना कर रहे हैं, आप 2000 रुपए तक देने से मना कर रहे हैं, और उसके लिए आपके पास बजटरी प्रोविजन नहीं है, ये आपका कहना है। जबकि लाडली बहन योजना, लाड़की बहन योजना, इन सारी योजनाओं के लिए सरकारें कर्जा ले लेके पैसा दे रही है। तो दोस्तों ये कहां का जस्टिस है? वहीं पर अगर आप दूसरा देखेंगे, जो श्रमिक लोग होते हैं, इनके लिए जो अटल पेंशन योजना शुरू की गई है, इसमें ये लोग सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए महीना तक दोस्तों यहां पर कंट्रीब्यूट करता है, और पता है उनको पेंशन कितनी मिलती है? 3000 रुपए पेंशन मिलती है। मतलब समझ लीजिए, मैं अगर एक श्रमिक हूं, मैं अगर एक लेबर हूं और मैं अटल पेंशन योजना को ज्वाइन करता हूं, तो मुझे हर महीने सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए सरकार को जमा करना है, किसी बैंक में जाके खाता खोलना है, 500 रुपए दोस्तों वहां पर जमा करना है। और ये 500 रुपए मतलब साल के मैं 6000 रुपए दे रहा हूं। आप समझ लीजिए साल के मैं 6000 रुपए दे रहा हूं, और मैं तकरीबन 30 साल अगर ऐसा काम करता हूं तो मैं कितना पैसा दूंगा? तकरीबन 1,80,000 रुपए दोस्तों मैं सरकार को दूंगा। और उसके बाद पता है सरकार मुझे 60 साल की उम्र के बाद में कितना पैसा देगी महीने का?
3,000 रुपए देगी, जो मात्र 60 महीनों में, मतलब कि मात्र 5 साल में मैंने जितना पैसा दिया था वो रिकवर हो जाएगा। अगर मैं इंटरेस्ट भी पकड़ लूं तो 6-6.5 साल में वो पैसा पूरा रिकवर हो जाएगा। मतलब कि जैसे ही मैं 66.5 ईयर्स का हो जाऊंगा तो उसके बाद मैं अटल पेंशन योजना में नेट प्रॉफिट में आ जाऊंगा। और वहीं पर दोस्तों आप उस व्यक्ति को देखिए जिसने जिंदगी भर ईपीएस में पैसा दिया हुआ है। अब दोस्तों उसने जो कंट्रीब्यूशन शुरू किया था वो शुरू ही किया था 587 रुपीज से, और जब वो 2012, 2014, 2017 तक आ गया होगा तो तकरीबन दोस्तों 1250 रुपए महीने का वो सबमिट करता था। अब एक श्रमिक जो 30 साल की ड्यूटी में 500 रुपए महीना देता रहेगा, उसका कंट्रीब्यूशन आप देखिए। और एक व्यक्ति जिसने प्रॉपर फॉर्मल सेक्टर में दोस्तों काम किया है, जिसने कभी 587 रुपीज दिए तो जिसने कभी 1250 रुपए दिए, उससे डेफिनेटली इस श्रमिक से ज्यादा पैसा एक्चुअली ईपीएफओ को कंट्रीब्यूट किया। और इतना कंट्रीब्यूशन करने के बाद उसको मिनिमम पेंशन कितनी मिल रही है? सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए। मतलब अटल पेंशन योजना में देने के लिए सरकार के पास में बहुत सारा पैसा है, और वो पैसा अगर नहीं भी है तो उसके लिए सरकार लोन निकाल कर देना चाहती है। लेकिन एक हार्ड वर्किंग आदमी जिसने जिंदगी भर टैक्स भरा है, व्हाइट मनी कमाया, जिसने टैक्स की कभी कोई चोरी नहीं की, जिसने जिंदगी भर सरकार की मदद की, इस देश को प्रोडक्टिव बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उसको सरकार 2500 रुपए क्या, उसको 2000 रुपए भी देने को तैयार। तो दोस्तों एक तरफ तो सरकार बोल रही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री बोल रही है कि हमारे पास बजट प्रोविजन नहीं है, और दूसरी तरफ लाडली बहन योजना, अटल पेंशन योजना, श्रमिक पेंशन योजना, ऐसी कई पेंशन योजनाएं दी जा रही है जहां पर लोगों ने या तो कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं किया, या तो बहुत मिनिमम अमाउंट कंट्रीब्यूट किया। ईपीएस से तो डेफिनेटली कम ही कंट्रीब्यूट किया, लेकिन उनको ईपीएस से 2.5 गुना 3 गुना ज्यादा मिनिमम पेंशन मिलती है। तो दोस्तों ये किस तरह का न्याय है? तो मुझे तो एक बात समझ में आ गई कि इस देश में मेहनत करना शायद पाप हो चुका है। इस देश में फोकट का खाना ही शायद धर्म होना चाहिए, क्योंकि जब आप फोकट का खाते हो, जब आप सिर्फ अपने वोट के पावर के बेसिस पर आप सरकार को घुटने पर ला सकते हो, तो आप जिंदगी भर कंट्रीब्यूट क्यों कर रहे हो, आप जिंदगी भर मेहनत क्यों कर रहे हो? ये बात सच में मुझे समझ में नहीं आ रही। और अगर देश की व्यवस्था इस तरह के सिस्टम्स को प्रमोट कर रही है तो आगे जाकर ये देश बहुत महान देश बनेगा। अगर ये आपकी उम्मीद है तो ये बहुत झूठी उम्मीद है, क्योंकि जो देश अपने उन लोगों की सेवा नहीं कर सकता, उन लोगों का ख्याल नहीं रख सकता जिन्होंने 30-30 साल, 40-40 साल इस देश की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट किया है, और उन लोगों को रिवॉर्ड कर रहा है जो प्रोडक्टिवली कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, जो सिर्फ फ्रीबीज का मजा लिए जा रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे देश की प्रगति का अगर हम सपना देख भी रहे हैं तो किस तरह का सपना देख रहे हैं? प्रगति होगी, लेकिन वो प्रगति पता है एक इतनी बड़ी गैप क्रिएट करते जाएगी जहां पर हर कोई साथ में आगे नहीं आ पाएगा। गरीब बहुत गरीब रह जाएगा और अमीर बहुत अमीर हो जाएगा, या जो गरीब है उसको ऐसे फ्रीबीज दे दे के उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का जो भी इंसेंटिव पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, और फिर उसको गरीब रहने पर मजबूर कर दिया जाएगा। और क्योंकि वो गरीब रहेगा उसको हमेशा सरकार से फ्रीबीज की आशा होगी, और वो सरकार को वोट डालता रहेगा, और इसी वोट का चक्कर में ये सरकारें इस तरह की पॉलिसीज बनाते जा रही हैं। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को समराइज किया जाए तो समरी में यही बात समझ में आती है कि भाई 7,500 प्लस डीए की जो बात है वो पूरी तरह से खारिज कर देनी चाहिए आपको। ये नहीं होने वाला, ये बात तो समझ में आ चुकी है। दूसरी बात दोस्तों, जो मेडिकल की हमने बात नहीं की, जो मेडिकल की भी डिमांड है कि मेडिकल फैसिलिटी दी जानी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं सारे सीनियर सिटीजन्स के लिए सरकार ने ऑलरेडी 65 ईयर्स के ऊपर जो भी हो चुके हैं उनके लिए आयुष्मान भारत योजना ओपन कर दी है। आपने उसका कार्ड बनाना चाहिए, उसका फायदा लेना चाहिए। हो सकता है कि आप अच्छे खासे कमाई वाले घर से आ रहे हो, लेकिन फिर भी दोस्तों एक कार्ड बना के रखने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाने पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो मेडिकल फैसिलिटी तो दोस्तों सरकार दे रही है, ईपीएस के थ्रू नहीं दे रही है, मिनिमम पेंशन बढ़ा के नहीं दे रही है, लेकिन अलग रास्ते से आयुष्मान भारत योजना के थ्रू दोस्तों सरकार दे रही है। तो सरकार को यहाँ पर क्रेडिट बनता है। लेकिन दोस्तों समझ ये है कि 7,500 प्लस डीए जल्दी नहीं होने वाला। फाइनेंस मिनिस्ट्री 2,000 रुपए भी हमको देने को तैयार नहीं है, तो 7,500 तो भूल जाइए। लेकिन वहीं पर हमारी देश की सरकारें लाडली बहन योजना में 2,500 रुपए देने को तैयार है। वही हमारे देश की सरकारें 500 रुपए के कंट्रीब्यूशन में 3,000 रुपए की पेंशन देने को तैयार है। लेकिन जो लोगों ने जिंदगी भर मेहनत की उनको 2,000 रुपए तो क्या 1,000 रुपए के ऊपर एक पैसा देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। और रीजन क्या दिया जाता है कि बजटरी प्रोविजन नहीं है। तो दोस्तों मैं नहीं जानता इस वीडियो ने आपकी जिंदगी में कितना वैल्यू एडिशन किया हुआ है। थोड़ा सा दुख भरा वीडियो है कि जहां पर एक उम्मीद की खबर को मैं नकार रहा हूं, लेकिन क्या करें, सच्चाई यही है। अब हम जिस देश में रहते हैं उसकी सच्चाई मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसके अलावा दोस्तों मैं कर नहीं रहा।
कर नहीं सकता हूं कुछ और। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी जिंदगी में वैल्यू एडिशन किया है तो जरूर मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा। आपका जो मत होगा, आपका जो रोष होगा, वो भी दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन एक आम इंसान के फेवर की इस देश में शायद बनेंगी ऐसा मुझे लगता नहीं है, और इसीलिए शायद ये रोष भी मेरे अंदर से निकल रहा है और मैं आप सबके सामने उतना फ्रीली बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैं आप सबका दोस्त हूँ, मैं आप सबको अपना दोस्त मानता हूँ और दोस्तों के साथ अपने दिल की बात शेयर नहीं करेंगे तो और किसके साथ करेंगे। अगर दोस्तों आपको भी कोई बात मुझसे शेयर करनी है, हमारी इस कम्युनिटी से शेयर करनी है, तो दोस्तों आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हो। अगर आपको इस वीडियो में वैल्यू एडिशन मिला है तो दोस्तों जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनकी जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यू एडिशन हो सके। और दोस्तों आज तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये आपकी मदद का चैनल है, ये आपके फायदे के लिए बनाया हुआ चैनल है। तो दोस्तों चलिए जल्दी मिलेंगे एक नए डिस्कशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।